star falls into the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight, eyes were perfect. हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास लाया हूं और मैं आप लोगों का कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं साइंस का। तो साइंस में कितने टॉपिक होते हैं? तो साइंस में 3 टॉपिक होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो हम आपके क्लास कंटिन्यू चला रहे हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। लेकिन अब मेरा यह मकसद था कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 खत्म जल्द से जल्द कर और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 समाप्त करूं। लेकिन अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, हम आप लोगों को समझाते हैं तो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ा सकूं। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। तो प्लीज, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करें और आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट बनाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरिया सुनाता हूं। तो आज की यह मोटिवेशन शायरी यह रही। जितना बड़ा सपना होगा आपका, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी। अगर आपका सपना अगर बड़ा है तो आपको उतना ही बड़ा तकलीफें होगी। ठीक, जितना बड़ा तकलीफें होगी उतना बड़ा कामयाबी होगा। तो जैसे कि आपने सुना, अगर आपका सपना है बहुत ऊंचा लेवल का तो आपको तकलीफें भी बहुत ही आएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर तकलीफें आ रही है तो आपका कामयाबी भी बहुत बड़ा होगा। तो चलिए, आप लोग का मोटिवेशन शायरी कैसा लगा, आप लोग समझे, यह मोटिवेशन शायरी का अर्थ समझे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट नाउ। तो हम लोग क्या है, हम लोग बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के छात्र हैं। लेकिन किस क्लास की? तो क्लास 10th की यानी 10वां क्लास के। तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़ाई किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं? तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वह बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं तो कौन सी चैप्टर्स? तो अभी जो हम लोग बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं वह चैप्टर 1 का कर रहे हैं। लेकिन यह चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो यह बायोलॉजी चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। इसे हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यह क्लास आपका कितना चल गया? तो यह क्लास आपका 60 चला गया, और जो यह क्लास है यह आपका क्लास 8 है। तो अगर आप लोग 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी तुरंत जाए, प्ले लिस्ट में आप लोगों का ऑलरेडी क्लास वहां पर ही रखा हुआ है, तो आप लोग जाकर पढ़ाई कीजिए वहां पर। तो आज की हमारी क्वेश्चन है, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। मैं अगले टॉपिक में आपको बताया क्या था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। तो उसमें आपको हम प्रूफ करके बताए थे। अगर वह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो यह क्वेश्चन में आप लोगों को बेसी दिमाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझना है और वहां पर आपको बिहार बोर्ड में फोड़ कर आना है। लेकिन जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन
2020 में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टाकर देख लीजिए। लेकिन आप यह क्वेश्चन का पहले अर्थ समझिए कि यह क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है साबित करें। मतलब किसी इंसान से गलती होता है तो क्या वो कबूल करता है ना कि हाँ यह हम गलती किए हैं, वो कबूल करता है। वही साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हम आपको बताए थे। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब सूर्य, जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, वह सूर्य की रोशनी से भोजन उत्पादन करता है, अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण से हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा, जो हरा पेड़ पौधा होता है, वह सूर्य के उपस्थिति, मतलब जो सूर्य भगवान उगता है ना, उसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाता है, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन वही प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तो आप लोग समझिए क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है ना, पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल हम आपको बताते हैं। क्या आपने पत्ता को देखा है? पत्ती को, जो पेड़ में हरा जो पत्ती होते हैं, तो क्या जो पत्ती में हरा रंग होता है ना, पत्ता का कलर क्या होता है? हरा रंग। तो वही जो हरा रंग है ना, हम उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन हम लोगों को आज तक पता नहीं था कि यह क्या है। जो हरा रंग होता है ना, बस उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। आपने समझ गए कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जो पत्ती का कलर होता है हरा, हम लोग उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं। तो आप लोग चलिए समझने की प्रयास कीजिए। साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बस सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। ठीक, इस बात की प्रमाणित करने के लिए, मतलब हमने तो एक टॉपिक क्या लिखा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको गमला में लगा क्रोटीन का पौधा, मतलब इस बात को आप प्रमाणित कीजिएगा ना, तो क्रोटीन का एक पौधा आता है, उसको गमला में लगाकर 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ दें। अंधेरे क्रोटीन का पौधा गमला में लगाकर 2 से 3 दिन एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें, ताकि पत्ता स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। क्योंकि अंधेरे कमरे में जब पौधों को नहीं लगेगा प्रकाश, तो क्या होगा? वह चितकबरा हो जाएगा, सुटुक पुटुक जाएगा ना। तो वही बोल रहा है चितकबरा हो जाए। फिर जब इतना प्रयोग कर लीजिएगा, गमला में वो क्रोटीन का पौधा ले लीजिएगा, फिर उसको हम अंधेरा कमरा में 2 से 3 दिन के लिए धकेल देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद गमला में लगा पौधा को जब वो कमरा में रख दीजिएगा ना 2 से 3 दिन के लिए, तो फिर उसको निकाल कर 3 से 4 घंटा तक अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अंधेरे कमरे में 3 से 4 घंटे तक धूप में छोड़ देंगे। ठीक है, धूप
धूप में छोड़ दें, धूप में छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद पत्ती को तोड़कर, जब उसको अंधेरे कमरे में से निकाल कर फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए उसको रौदा में छोड़ देंगे। फिर रौदा में छोड़ देने के बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरी प्रखनली, तो आप समझिए प्रखनली किसे कहते हैं। तो देखो ये सब एक रासायनिक ना उपकरण होता है, ठीक। क्या है प्रखनली? प्रखनली ना आप लोग अगर रसायन विज्ञान पढ़े होंगे तो उसमें ना एक ऐसा टॉपी ऐसा होगा, जैसे ये शीशा का आकार, शीशा रहेगा ऐसे कर ऐसे रहेगा, बस शीशों के हम लोग ना प्रखनली कहते हैं। प्रखनली ऐसा ही आकार रहता है, बहुत इसमें रासायनिक चीज को रख कर ऐसे से मिलाया जाता है, केमिकल, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रखनली। आपने समझ गया कि प्रखनली किसे कहते हैं ना। तो प्रखनली समझ गए। प्रखनली में डाल कर उबाल देते हैं, तो उस पत्ता को तोड़कर अल्कोहल यानी दारू से भरे प्रखनली में उस पत्ता को डालकर और गैस पर चढ़ाकर उबाल देंगे, उबाल देते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, हरी पत्ती का जो रंग होता है वो अल्कोहल यानी दारू में वो घुलनशील होता है। तो घुलनशील का मतलब होता है जिस चीज में वह वस्तु पूरा घुल जाता है उसे ही हम लोग घुलनशील कहते हैं। तो क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है ना। प्रयोग में पाया गया, देखो जब इतना हम लोग प्रयोग कर लिए ना, तो इस सब प्रयोग में पाया गया कि जहां क्लोरोफिल था यानी पत्ती में हरा रंग अच्छे से था, वहां का रंग काला नीला हो गया, और जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां का रंग सफेद हो गया ना। जहां क्लोरोफिल था वहां पर काला नीला हो गया, और जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां का रंग सफेद हो गया ना। तो आपने समझ गया। तो बस लास्ट में हम लोग इतना ही लिखेंगे कि अतः इस बात से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तो आप लोग हमें यह बताइए सबसे पहले कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, क्या आप लोग ने इसे समझा? अगर समझ गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि भैया हम अच्छे तरीके से समझ गए। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं अगर समझे तो हमें कमेंट करके बोलिए कि भैया नहीं समझे, तो मैं और विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मेरी क्लास को आप लोग फिर देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।